हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है गेम डिज़ाइनर वर्सेस गेम डेवलपर। ये मैंने देखा है, बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है कि गेम डिज़ाइनर कौन है, गेम डेवलपर कौन है, उनका काम क्या है, ये लोग सेम है कि नहीं, अगर सेम नहीं है तो इनमें फ़र्क क्या क्या है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं। तो आज का यही टॉपिक रहेगा और हम पूरा इन डिटेल जाकर देखने वाले हैं कि असल में गेम डिज़ाइनर्स कौन होते हैं, गेम डेवलपर्स कौन होते हैं। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गेम डिज़ाइनर्स कौन होते हैं। गेम डिज़ाइनर्स, ये इधर है हमारे पास लिस्ट है गेम डिज़ाइनर्स की। ये होते हैं सारे गेम डेवलपर। जो भी इंजीनियर्स होते हैं, सबसे पहले हम इंजीनियर्स की बात करते हैं। जितने भी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स जो होते हैं वो होते हैं गेम डेवलपर। और यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा हुआ है, डेवलपर्स आना है, चलो उसका कोई नहीं। अब इंजीनियर्स वो होते हैं जो जिनका इंजीनियर्स का काम क्या होता है, पहले भी ये देखते हैं। अब जितने भी हम लोग गेम इंजन्स यूज़ करते हैं, तो इंजीनियर्स ही वो गेम इंजन्स को मैथ और फिज़िक्स का यूज़ करके, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैथ और फिज़िक्स और साथ में थोड़ा जीपीयू रिलेटेड स्टफ़ और थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड स्टफ़ यूज़ कर कर अपना इन गेम इंजन बनाते हैं। अब इंजीनियर्स का काम सिर्फ गेम इंजन्स बनाना नहीं होता। इंजीनियर्स के अंदर आ जाते हैं दो कैटेगरीज हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वैसे कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है जो भी है। अब हम दो कैटेगरी ले लेते हैं अभी के लिए। एक कैटेगरी होती है प्रोग्रामर्स की और एक कैटेगरी होती है अपनी, असल में एक सिंगल प्रोग्रामर्स की ही कैटेगरी होती है, बट मैं यहाँ पे गेम इंजन इंजीनियर्स लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि कल्ला इसके अंदर ना ये जो अपना, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ा सही तरीके से आया नहीं। यहाँ पे अपना गेम इंजन इंजीनियर्स और साथ में अपना प्रोग्रामर्स। अब जो अपने प्रोग्रामर्स होते हैं और गेम इंजन इंजीनियर होते हैं ना, इनमें सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि प्रोग्रामर ना सिर्फ प्रोग्रामिंग करता है, सारा लॉजिक क्या लगना है सिर्फ वो चीज़ डिसाइड करता है। बट जो इंजीनियर आते हैं ना, वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर, सिस्टम कैसे डिज़ाइन होगा, सिस्टम वर्क कैसे करेगा, आपस में चीज़ें कैसे काम करेगी, वो सारे डिसीजंस भी इंजीनियर्स लेते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग सेक्शन बना दिया, गेम इंजन इंजीनियर। और ये वाली वीडियो आपको इसमें भी बहुत मदद करेगी कि आपको इन सारी फील्ड में से कौन सी फील्ड चूज़ कर कर गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर एंट्री लेनी है, जो भी आपके लिए सही है। अब अपना जो गेम इंजन इंजीनियर होते हैं ना, ये बनाते हैं, मैं एक नई स्लाइड ही क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो अपने गेम इंजन इंजीनियर होते हैं ना, गेम इंजन इंजीनियर्स, ये असल में कैसे काम करते हैं। इनका वो मोस्टली जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होती है वो होती है C++, बट सेकेंडरी लैंग्वेज जो मैं कहूँगा वो होती है C#। मेजरली अगर आपको मैं कहूँगा, अगर किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाना है, मतलब इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है, बट किसी बड़ी कंपनी से, जैसे अपनी हो गई रॉकस्टार होगी, यूबीसॉफ्ट होगी, ऐसी किसी कंपनी से एंट्री लेनी है, तो मैं सुजेस्ट करूँगा आपको C++ सीख के एंट्री ले लो, बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि C# ना स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है, इतना कुछ काम होता नहीं। वो हम जो प्रोग्रामिंग की बात करेंगे उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी इंजीनियरिंग, गेम इंजन इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, सिर्फ स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। अब अपना ये जो C++ आप सीखो, पहले C फिर C++ सीख के पूरी एंट्री इजीली ले सकते हो। अब क्या होगा कि अगर आपने C++ सीख ली, इसके बाद सिर्फ आपका डन नहीं होगा। C++ के बाद आपको सीखना पड़ेगा अपना OpenGL, उसके बाद अपना साथ में वॉल्कन सीखना है, वॉल्कन सीखो, ऐसे API सीख लो, STL भी, STL लाइक स्टार्टिंग 2D गेम्स के लिए, फिर 2D गेम इंजन के लिए ठीक है। और आपको रेंडरिंग सीखनी पड़ेगी, रेंडरिंग इंजन्स कैसे बनाते हैं, चीज़ें आपस में काम कैसे करेगी, ये सारा कुछ। अब इसका पूरा आपको आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आपको सिस्टम डिज़ाइन भी सीखना पड़ेगा कि सिस्टम्स कैसे ऑप्टिमाइज रख के डिज़ाइन करते हैं, कि सारा कुछ क्लियर, ईजी, अंडरस्टैंडिंग वाला रहे, हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप कमेंट्स में जाकर मुझे बोलोगे कि
और डिटेल में जानना है तो मैं इनके स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर भी अलग से वीडियोस या फिर कोई अगर लाइव स्ट्रीम करेंगे तो उसके अंदर बात कर लेंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बहुत थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ क्योंकि बहुत से टॉपिक कवर करने हैं और इतना टाइम है नहीं। सो ये अपनी हो जाएगी सारी की सारी गेम इंजन इंजीनियरिंग। अगर आपको इसको सीखना है तो मैं आपको 2 चैनल रिकमेंड करूँगा। एक तो है द चर्नो और एक और चैनल है अपना जो कि मेरे को अभी नाम याद नहीं है, जो मैं एडिटिंग करते वक्त यहाँ स्क्रीन पे कहीं पर डाल दूँगा, वो चेक कर लेना। एक वो चैनल है। ये 2 चैनल सबसे बेस्ट है अगर आपको गेम इंजन इंजीनियरिंग सीखनी है उसके लिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की जो कि एक्चुअल में है अपना प्रोग्रामिंग। अब इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की कि इसी के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है। इसमें मैंने कहा था सी शार्प का सबसे बड़ा रोल आना है। अब जो सी शार्प है ना वो असल में बहुत हाईली यूज़ की जाती है हमारे गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जितने भी इंडी डेवलपर इंडी स्टूडियोज़ हैं, बहुत छोटे छोटे स्टूडियोज छोटी छोटी टीम्स गेम बनाती है, मेजॉरिटी ऑफ देम यूजेज यूनिटी गेम इंजन। क्योंकि उनके पास इतना पैसा, इतनी बड़े रिसोर्सेज, टीम, चीज़ें नहीं होती ऐसे जो कि वो खुद का गेम इंजन बनाए या फिर कोई बहुत हैवी सिस्टम्स खरीद के अच्छी गेम के लिए अनरियल वगैरह यूज़ करे। बट स्टिल बहुत से लोग अनरियल भी यूज़ करते हैं। और ये सी शार्प आप यूनिटी में भी यूज़ कर सकते हो और अनरियल में भी यूज़ कर सकते हो। इसकी कुछ अलग से आपको स्क्रिप्टिंग के लिए कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो कि अनरियल मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है। तो अनरियल में भी सी शार्प यूज़ की जा सकती है बहुत बेसिक लेवल पे। इसका ध्यान रखना, बहुत बेसिक लेवल पर अनरियल पे यूज़ होएगी, बट यूनिटी पूरा ही सी शार्प के ऊपर ईजिली आपका सारी स्क्रिप्टिंग कर सकते हो क्योंकि मेन है ही सी शार्प। अब जितनी भी इंडी डेवलपर है वो यूनिटी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको स्पेशली इंडिया के अंदर जॉब लेनी है तो मैं कहूँगा सी शार्प और यूनिटी सीखो। बाहर कहीं लेनी है तो भी ये चीज़ सीख सकते हो, बट ये भी सीखो, इसके बेसिक सीखो और साथ में मेन फोकस मैं कहूँगा अनरियल के ऊपर करो। और अगर आप प्रोग्रामिंग में जा रहे हो ना तो अनरियल से भी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अपना सिस्टम डिज़ाइन का। जो हमने गेम इंजीनियरिंग की बात की है ना उसके ऊपर मेजर फोकस रखो, क्योंकि अगर आपको वो आता है ना ये आप ले सकते हो इजीली, इसके थ्रू आप जा सकते हो आगे। अगर बात करें आपको डिग्री कौन सी लेनी चाहिए, अगर आपको प्रोग्रामर या इंजीनियरिंग लाइक इंजीनियरिंग फील्ड से एंटर करना है तो अपने CS कंप्यूटर साइंस बेस्ट है। उसके बाद इसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हो गेम इंजीनियरिंग में या फिर गेम इंजीनियरिंग में, ऐसा में है एक ही चीज़ें। इनके अंदर स्पेशलाइजेशन करनी है, स्पेशलाइजेशन करो, मास्टर्स लेनी है, मास्टर्स लो और अपने प्रोजेक्ट्स थोड़ी इस तरीके से बनाओ, अपना पोर्टफोलियो तैयार करो और आपको इजीली जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास स्किल्स हैं। अब दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें कि इधर आ जाते हैं अपना यूनिटी के अंदर। अब यूनिटी में आपको सी शार्प सीखनी है। सी शार्प सीखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा C++ के बेसिक्स एटलीस्ट सीख लो और उसके बाद अपनी सी शार्प लेके अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना इनमें से, आपको बस ये वाली साइड पे रहना है, बेसिक बस जॉब लेनी है, कोई कंप्यूटर साइंस नहीं करनी है आपने, कुछ ऐसा ओखा धोखा काम नहीं करना, आपको इजीली आपको बस निकलना है। वैसे मैं पहले बोल दूँ ईजी नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, बट स्टिल अगर आपको करना है तो सी शार्प सीखो। आफ्टर लर्निंग C++, उसके बाद अपना यूनिटी के ऊपर फोकस करो और यूनिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ। इसमें आपको आर्ट के ऊपर काम नहीं करना, गेम आपकी बकवास है, आर्ट आपकी गंदी है, डजंट मैटर। अगर आपको जॉब लेनी है जनरली मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दूंगा कि ना अपनी आर्ट के ऊपर फोकस करना, ना ही अपने गेम डिज़ाइन के ऊपर फोकस करना और बला 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 एनिमेशन वगैरह किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना। सिर्फ फोकस रखना अपना कोड के ऊपर कि कोड को क्लीन, इजीली रीडेबल। और मान लो अगर आप 10-15 जनों की टीम में काम कर रहे हो तो हर एक एक प्रोग्रामर को आपका कोड समझ में आए, वो एडिटिंग कर सके, उसके अंदर कोई बग्स ना हो, इसके ऊपर फोकस रखो बस। और इसके लिए एक और टिप दूंगा मैं, आप प्रोग्रामिंग पैटर्न्स, ये प्रोग्रामिंग पैटर्न्स होते हैं बहुत सारे, इनके ऊपर बहुत फोकस करना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़ी टीम में काम कर रहे हो तो प्रोग्रामिंग पैटर्न्स आपको आने ही चाहिए। ये हो गया अपना सी शार्प सीख के आप यूनिटी के अंदर जा सकते हो। एक आइडिया मिल गया होगा अब कि गेम डेवलपमेंट में जो अभी गेम डेवलपर जो फील्ड है, अगर आप डिफरेंस हम देख रहे हैं कि डिज़ाइनर और डेवलपर के बीच में, तो उसमें एक फील्ड आती है अपनी इंजीनियर जो कि हमने डिस्कस कर ली है। अगर हम बात करें अब अपनी फील्ड अपनी इधर एनिमेशन के बारे में, तो ये वाली जो
कहाँ गया, सॉरी ये चलो जो भी है नीचे का छोड़ो। ये जो अपना एनिमेटर की है, अब एनिमेटर के लिए आपको क्या कर सकते हो, अब इसके लिए भी हम देख लेते हैं कि यहीं पे कर देता हूँ मैं, कहाँ गया अपना, हो जा, हाँ अच्छा। सब अपना एनिमेशन का देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें एनिमेटर की, सो एनिमेटर का काम क्या होता है। अब एनिमेटर के बाद अगर आप एनिमेशन सीख रहे हो तो बस मैं कहूँगा आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप फिल्म में जा सकते हो, अपनी ये डिज्नी पिक्सार इधर वाली साइड पर अपनी मूवीज़ वगैरह क्रिएट करने के लिए जा सकते हो, या अपनी गेम्स में आ सकते हो। अब ये दोनों कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसका इंटरेस्ट है, सारा कुछ डिपेंड करता है। एक्चुअली में बहुत सी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है, पे स्केल वगैरह वगैरह, लाइक कहाँ पे है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो डिपेंड करती है। बट अगर आप फिल्म में जाते हो, इन दिस केस मैं कहूँगा अपनी एनिमेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, बहुत डिटेल्ड एनिमेशन रखो अपनी। अगर आपकी एनिमेशन डिटेल्ड नहीं है, कुछ इधर उधर लाइक थोड़े प्रॉपर, अगर हम देखें जो फ्रेम्स प्रॉपर नहीं आ रहे आपके, मुझे खैर एनिमेशन का इतना आइडिया नहीं है, बट स्टिल जो मुझे आइडिया है उसका बता रहा हूँ मैं। डिटेलिंग नहीं है, फ्रेम्स के थ्रू आप प्रॉपरली जाना है, बहुत स्पीड ज़्यादा है, या फिर अगर आपको फ्रेम्स का स्टार्टिंग में मेरे साथ तो पर्सनली होता था, फ्रेम्स का मैं ध्यान इतना नहीं देता था, आई डोंट नो व्हाई, बट उस चक्कर में मेरी एनिमेशंस बहुत ज़्यादा स्पीड या तो बहुत ज़्यादा हो जाती थी या तो बहुत ही कम, और उसके बाद जब एनिमेशन बन जाती थी फिर मैं उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाकर एडजस्ट करता था, जो कि एक्चुअली में बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि मेरा काम एनिमेशन का नहीं है, मैं एक्चुअली गेम डिज़ाइनिंग का काम है मेरा। सो इसलिए मैं इसके ऊपर चलो बस बेसिक बेसिक मतलब कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर फील्ड की। सो ये काम हो गया आपका एनिमेशन का। एनिमेशन के लिए अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, 3ds Max एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर पुरानी वीडियोस देखोगे आप यूट्यूब पे भी, तो पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है जिसमें वो 3ds Max को गेम्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं और माया को फिल्म के लिए। बट मैं जनरली एडवाइस दूँ तो डजेंट मैटर, इट एक्चुअली डजेंट मैटर। बट जो टूल्स की अगर हम बात करें तो टूल्स के केस में अपना माया 3ds Max को बहुत आगे, मतलब 3ds Max माया को कभी टक्कर दे ही नहीं सकता, जो कि मुझे लग रहा है, क्योंकि मे बी शायद ऑटोडेस्क माया के ऊपर एनिमेशन के केस में ज़्यादा फोकस कर रही है। अगर 3D मॉडलिंग करनी है तो 3ds Max इज़ अ गुड चॉइस, बट एनिमेशन के लिए अगर हम बात करें तो माया सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर मैं कहूँगा अगर आपको मॉडलिंग ही करनी है तो वो माया के अंदर करो, क्योंकि माया के अंदर आपकी 3D मॉडलिंग भी हो जाएगी और टेक्सचरिंग वगैरह, लाइक सारा कुछ एनिमेशन मेजरली है वो सब हो जाएगा। अब माया को और किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम वो भी देख सकते हैं। लेवल डिज़ाइन, लेवल डिज़ाइन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना ये माया, और एनिमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसका टॉपिक चल ही रहा है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या था, क्या चीज़ थी मैं भूल गया। लेवल डिज़ाइनिंग, हाँ 3D मॉडलिंग की बात कर तो रहे थे। 3D मॉडलिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं माया को। सो मल्टीपल टास्क आप माया के अंदर कर सकते हो अगर आपको माया आता है। और मैं रिकमेंड करूँगा अगर एनिमेटर ही बनना है सो गो एंड लर्न हाउ, लाइक लेवल डिज़ाइनिंग नहीं भी सीख रहे हो डजंट मैटर, क्योंकि वो काम एक्चुअल में गेम डिज़ाइनर का होता है, जो हम आगे आने वाली वीडियो मतलब इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप अपना नॉर्मली 3D एंड मॉडलिंग और एनिमेशन, 3D 2D दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, 3D 2D दोनों की बात हो रही है, तो ये सीख सकते हो। अब ये तो सॉफ्टवेयर था 3D के लिए। 2D के लिए क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, फोटोशॉप है और शायद एक दो और सॉफ्टवेयर था, उसको भी वो मेरे को भी ध्यान में आ नहीं रहा, मतलब इसका भी मैं यहाँ पे कहीं पर लगा दूंगा, कुछ स्क्रीन पे आ जाएगा वो भी पॉप करा दूंगा। तो ये वाला भी आप सॉफ्टवेयर देख सकते हो 2D एनिमेशंस के लिए। अब अगर हम बात करते हैं अपनी अगली फील्ड, जो हमारी मेन आगे आने वाली फील्ड है गेम डेवलपमेंट में ही, जिससे आप एंट्री ले सकते हो, दैट इज़ आर मॉडलर्स। मॉडलर्स की हमने थोड़ी बहुत बात हमने एनिमेटर्स के अंदर ही कर ली है, वही हम बेसिक सा यहाँ पे मैं कर देता हूँ।
अपना मेन इसके अंदर 3D और मॉडलिंग एक्चुअली 3D ही होती है। 2D एसेट्स वगैरह क्रिएट करना वो UI UX के अंदर आ जाती, एक्चुअली UI के अंदर आ जाता है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह करते हैं। सो हम उसकी बात इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी नहीं करने वाले, बट वो भी एक फील्ड है और हम शायद मैं आगे कोई वीडियो बनाऊँ उसके बारे में, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके लिए ऑफ कोर्स 3ds Max है आपके पास, माया है, एंड आई फॉरगॉट टू ऐड वन मोर सॉफ्टवेयर टू दिस। इफ यू आर कांट पे और यू कांट अफोर्ड दीज सॉफ्टवेयर्स, go for Blender. I personally don't like it cause the UI it have, it's my personal choice that I don't like it. I actually like Maya better, even though if it is a little difficult, but still it's actually less complicated than Blender. I don't know why I feel Blender is overwhelming complicated. So I don't like Blender, but it is also a very great choice for indie developers. और इसके अंदर आप 2D 3D एनिमेशन, साथ में मॉडलिंग, टेक्सचरिंग यार, स्कल्पटिंग, मतलब जो चाहिए आप कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आपको सब चीज़ें अवेलेबल है। और हाँ, अगर मैं स्कल्पटिंग की बात करूँ, सो इन केस ऑफ स्कल्पटिंग यू कैन यूज़ ZBrush इज़ और मडबॉक्स नाम था ना, मेरे को ध्यान में आया शायद मडबॉक्स ही था वो, बाकी गलत हो तो कमेंट करके बता देना क्या नाम है, मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी। सो टाइम हो गया यार ऐसी चीज़ें की है, बट चलो। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, कहाँ पे था मैं भाई, भूल गया मैं, तेरी में भूल गया। अरे हाँ, तो ना अपना यहाँ पे जो मॉडलिंग की हम बात कर रहे थे, तो हाँ स्कल्पटिंग की बात कर रहे थे। इसमें ZBrush एक बहुत अच्छी चॉइस है, ZBrush एक अच्छी चॉइस है। उसके बाद मे बी वही मड वाला जो था, मड बॉक्स, वो भी एक है। और इन केस ऑफ अगर हम बात करें टेक्सचर्स क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो मुझे लगता है वो है फोटोशॉप, को एक्चुअली मैं सेकंड प्रायोरिटी दूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा होगा सब्सटेंस पेंट। एक्चुअली ये इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। और अनरियल के अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अनरियल के अंदर हमारे पास अनरियल इंजन 5 के अंदर इन्होंने वो भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, क्विक्सेल। सो क्विक्सेल स्कैन्स, आप मेगा स्कैन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मेटा ह्यूमंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक बहुत कुछ है। अगर आप प्रोग्रामर भी हो ना, तो भी आप मतलब ये नहीं होगा कि आप बहुत ही गंदी आर्ट बना रहे हो, मतलब आर्ट ऑलरेडी बहुत एसेट्स पड़े हैं, यूज़ करो यार, किस काम आएंगे, इसी काम के यूज़ करो। और टेंशन ना लो, यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई चक्कर नहीं होता कि यूज़ नहीं कर सकते, हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इनफैक्ट यूज़ करती है। अब अगर हम बात करें अपना म्यूजिशियंस, अब आप कहोगे म्यूजिशियंस यार, गेम डेवलपमेंट म्यूजिशियंस का क्या काम है भाई, बहुत बड़ा काम है। कभी हॉरर गेम देखी है? ऐसे अगली स्लाइड में ही कर देते हैं। अपना हॉरर गेम देखी है कभी? एक हॉरर गेम में, अगर जनरली बता रहा हूँ मैं, अगर गेम डिजाइनर अगर एक हॉरर गेम में से ना म्यूजिक और कहाँ गया अपना, और जो लाइक बस कल्ला म्यूजिक, यार सब छोड़ दो, कल्ला म्यूजिक, अगर एक म्यूजिक रिमूव कर दिया ना, हॉरर रहेगा ही नहीं। हॉरर इसीलिए है क्योंकि उसका म्यूजिक इंटेंस है। एक म्यूजिक के बारे में नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है। एक म्यूजिशियन अगर टीम में आना, यार बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा गेम पे। सिर्फ हॉरर गेम में ही, सारी गेम्स के अंदर म्यूजिशियन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक और बाकी जो थोड़े बहुत लाइक फुट स्टेप्स के जो आ रहे हैं, लाइक और बहुत सारे म्यूजिक, जो छोटे छोटे म्यूजिक्स है ना, साउंड्स वगैरह आनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक पर्टिकुलर गेम के लिए। सो एक म्यूजिशियन का काम तो ऑफकोर्स, अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, बट आपको आइडिया लग ही गया है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है ना, सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, म्यूज़िक के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक फिल्म के थ्रू आ सकते हो, सॉन्ग्स वगैरह, ऊपर से ये गेम्स, लाइक क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर तो लिमिट ही नहीं है भाई, बस अगर स्किल है तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमने बात कर ली अपने म्यूजिशियन की। अब अपना आता है राइटर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, राइटर्स और गेम डिज़ाइनर्स, ये जो है ना, चलो इसके जब डिज़ाइनिंग की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं इसकी डिटेल में बात कर लूँगा। अभी जो राइटर्स है ना, उनका काम होता है भाई स्टोरी लिखना, स्टोरी क्या होएगी, प्लॉट क्या होगा, वो सब लिखना,
ये होता है राइटर, ठीक है। तो अब इसमें राइटर में क्या इतना एक्सप्लेन करूँ, होता ही ये सब है सिर्फ। उसके बाद आता है अपना प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वही आ जाएंगे, लाइक गेम को प्रोड्यूस करना है, बजट कहाँ से आ रहा है, मार्केटिंग का जो सीन है, लाइक बहुत ये सारा काम बिजनेस वगैरह रिलेटेड थोड़ा काम ये सारा प्रोड्यूसर्स का होता है। और अगर कोई गंदा प्रोड्यूसर बैठे है, फिर कोई प्रोड्यूसर है ही नहीं, it's hard, but your game is gonna glow flop. Sorry, your game is gonna go flop. ये मैंने एफ का क्या कर दिया, ये एफ चलो ओके लीव इट। सो योर गेम इज गोना गो फ्लॉप, no matter what you do or what you can do, doesn't matter, your game is going to be flop in 90% of the case. Now the left 10% is just I would give this 5% as luck, or the left 5% as you have an understanding, or maybe your game has something, your talent, your skills worked and you got a success, guys. Okay, now if you talk about the designers, the main question everyone has कि अभी मैं कह रहा था गेम यहाँ पे हो रहा है गेम डिज़ाइनर वर्सेस गेम डेवलपर। ये डेवलपर है, ठीक है, और यहाँ पर डिज़ाइनर को मैंने गेम डेवलपर की कैटेगरी में डाला हुआ है। यार ये क्या सीन हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? ओके, नाउ लेट मी टेल यू, सॉरी let's get rid of this. Okay, now if I tell you कि जो अपना गेम डिज़ाइनर है वही एक्चुअली गेम डेवलपर है, बट गेम डेवलपर एक गेम डिज़ाइनर नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा वियर्ड है, बट चलो अब डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ओह सॉरी, क्या है, क्या हो रहा है बे? My bad. ओके, नाउ अब जो अपना गेम डिज़ाइनर के काम आ जाता है, गेम डिज़ाइनर है असल में, गेम डिज़ाइनिंग के अंदर भी मल्टीपल फील्ड होती है, बट जैसे मैंने यहाँ पर इस वाले के अंदर लिखा है कि गेम डिज़ाइनर के अंदर सिर्फ एक सिंगल चीज़ लिखी है, डिसीजन मेकर। गेम डिज़ाइनर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गेम डिज़ाइनर एक डिसीजन मेकर है, और एट द सेम टाइम एक गेम डिज़ाइनर सिर्फ एक गेम का डिसीजन मेकर नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको सिंपल करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब एक गेम डिज़ाइनर का काम क्या होता है कि हर चीज़ गेम के बारे में लिखना, उसको कहते हैं गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स तैयार करना गेम डिज़ाइनर का काम है। गेम डिज़ाइनर का आई वुड से 60% काम जो है ना, वो सिर्फ वेले बैठ के दिमाग लगाकर सोचना होता है। अब वेले बैठ के मतलब वो वेला बंदा वेला होता नहीं, लगता है, दिखने में लगता है वेला है, बट असल में उसको ही पता है उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा होता है, क्योंकि उसको 100 नहीं 1000 नहीं मिलियन, समटाइम्स मिलियंस ऑफ डिसीजंस को लेने पड़ते हैं, हर छोटे से छोटे डिसीजन अबाउट अ गेम। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी स्टोरी बेस्ड गेम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी गॉड ऑफ वॉर होगी, गॉड ऑफ वॉर है, अनचार्टेड है अपनी, और उसका क्या नाम था, क्या नाम था यार, गेम में खेलने टाइम हो गया, मैं गेमों के बारे में भूल रहा हूँ। क्या नाम क्या था भाई उस गेम का, चलो छोड़ो, एक बात समझ लो, कोई भी स्टोरी बेस्ड गेम है, ठीक है, जितनी भी स्टोरी बेस्ड गेम है, जैसे एग्जांपल ले ली गॉड ऑफ वॉर, अनचार्टेड, अब इनके अंदर ना फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टेंस ले ले, इधर माउंटेन है पूरा, ये माउंटेन सा है, इधर ऐसे पहाड़ है, अब यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग कुछ इतनी खास है नहीं, बट चलो ये पहाड़ चल रहा है, अब इसमें ऊपर क्लाइंबिंग करनी है। अब क्लाइंबिंग करने वाला जो मैकेनिक है ना, वो तो चलो गेम डिज़ाइनर ने सोचनी है, सारे मैकेनिक्स से होते हैं, बट गेम डिज़ाइनर को
इतने छोटे छोटे डिसीजन भी लेने पड़ते हैं कि ये वाला पत्थर यहीं पे रहेगा या फिर यहाँ पे नहीं होगा, या इसके थोड़ा पीछे होगा, थोड़ा आगे होगा, यहाँ पे लेक होगी कि नहीं, यहाँ पे लेक के ऊपर कुछ रिवर क्रॉस करने के लिए कुछ होगा कि नहीं, कि बंदे को स्विम करना पड़ेगा, कि स्विम वाला फीचर होगा भी कि नहीं गेम के अंदर। ये छोटे छोटे डिसीजंस, ऐसे छोटे छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, जैसे ये मेजर पूरा का पूरा मैकेनिक होगा, ये सारे मैकेनिक ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये बड़े बड़े डिसीजन से लेकर ऐसे छोटे छोटे डिसीजन तक, हर एक एक डिसीजन को वैलिड पॉइंट के साथ में एक गेम डिज़ाइनर को सोचना पड़ता है कि ये चीज़ होएगी कि नहीं। सो डिसीजन मेकिंग इज 60% ऑफ द वर्क, बट द हार्डेस्ट इज ऑल्सो दिस। अब जो बचा हुआ रेस्ट जब 40% है ना, वो भी आगे मल्टीपल चीज़ों में ब्रेक डाउन होगा, और वो बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मैं जनरली बोलूँगा बहुत ईजी काम है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ना ऑलरेडी ये है, ये चीज़, ये 60%। और ये डिसीजन मेकिंग का काम जो GDDs है, कुछ लोग जिनको पता है GDDs क्या होते हैं, वो कहेंगे GDDs बनाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ये असल में ये 60% के अंदर ही आता है, क्योंकि डिसीजन जो बना रहे हो उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, ताकि जो आगे एनिमेटर, मॉडलर्स, इंजीनियर्स वगैरह जितने भी और फील्ड आपके साथ काम कर रहे हैं, वो सब उसको समझ के यूज़ कर सके। अब GDD के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो भी बना सकता हूँ, कभी और चाहिए तो बताना, उसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अभी इन शॉर्ट जिनको नहीं पता GDDs क्या होते हैं, बस ये समझ लो, GDDs आर गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। ओके, GDDs are nothing but game design documents. Now let's see अपना कहाँ गया, yeah, left up 40%. What is that left up 40%? What could be that left up 40%? तो जो हम स्टोरी लिखते हैं, राइटिंग, ठीक है, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, लेवल डिज़ाइनिंग, जैसे मैं बोल रहा था लेवल डिज़ाइनिंग भी एक्चुअली गेम डिज़ाइन के अंदर ही आता है, एक सबसेट ही है। एंड या दे आर लॉट ऑफ गाइज हु वांट्स टू बी लेवल डिज़ाइनर। सो लिसन, इफ़ यू वांट टू बी अ लेवल डिज़ाइनर, you first have to be a game designer. If you are not a game designer, you can't be a level designer. Sorry guys. Now ये जो अपना लेवल डिज़ाइन आ गया, स्टोरी टेलिंग आ गया, राइटिंग आ गया, उसके बाद और भी ऐसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक गेम डिज़ाइनर को करनी पड़ती है, और ये सारा काम वही 40% के अंदर आता है। इसको हम ऐसे स्प्लिट अप कर सकते हैं 20-10-10। ओके, नाउ ये राइटिंग सेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, बट ये वाला जो स्टोरी टेलिंग है, ये पर्टिकुलर स्टोरी टेलिंग अगर एक आर्ट है, ये क्रिएटिविटी है, जो कि अगर आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। इसके अंदर मास्टरी करना बहुत डिफिकल्ट है। लाइक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क ये है स्टोरी टेलिंग। अगर मान लो आप दुनिया में सबसे बेस्ट गेम डिज़ाइनर हो, बट आपको एक स्टोरी डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं करनी आ रही ना, सॉरी गाइज, यू आर नॉट गोना बी, लाइक यू आर नॉट गोना बी चैम्प्स, यू आर नॉट गोना गेट एनी अवार्ड। इट्स हार्ड बट it's the reality. You have to learn the art of storytelling. Now, अब अगर हम इन डिटेल बात करें लेवल डिज़ाइनिंग की, तो ये नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है कि लेवल डिज़ाइनिंग क्या है। लेवल डिज़ाइन करना, फॉर एग्जांपल ये एक लेवल है, यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे क्या पड़ा होगा, प्लेयर कहाँ पे स्पॉन होगा, एनिमीज़ कहाँ होंगे, कैसे कैसे राउट फॉलो करना है, केड़ा डेड जोन है, और क्या है ये, मतलब वगैरह वगैरह से गेम के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें। और ये आपको बहुत इजी लग रहा है कि क्या करना ही क्या है भाई, ये खोला, ये फॉर एग्जांपल ये लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे कुछ पेड़ लगा देंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये भाई नहीं, ऐसे काम नहीं करता। अगर यहाँ पे आप एक सिंगल पेड़ भी लगा रहे हो ना, यू हैव टू नो कि ये वाला पेड़ यहाँ पे क्यों है, मतलब ये पेड़ यहाँ पे क्यों है, वहाँ पे गेम के स्टैटिक्स अच्छे लग रहे हैं, कि कुछ ओवर पावर्ड चीज़ को बैलेंस आउट कर रहा है, कि यहाँ पे नेसेसरी है इसकी। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्टनाइट की बात करें, सो मटीरियल फार्मिंग के लिए क्या क्या आपको हर छोटी छोटी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि वहाँ पर क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर हम BGMI के अंदर TDM मैप की बात करें,
सो इस TDM मैप के अंदर हमारे पास, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ इस तरीके का मैप था, गेम में खेले बहुत टाइम हो गया है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, मतलब काम एलिवेशन का, इधर स्लाइड, इधर एलिवेशन का पॉइंट, ये वाला एलिवेशन पॉइंट, ये वाला एलिवेशन पॉइंट, ये स्लाइड पॉइंट, ये बाकी सारा बेस नीचे, ठीक है। अब ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था, बट एक बात देखोगे जो कॉमन है, जहाँ पर एलिवेशन पॉइंट है ना उसके जस्ट ऑपोजिट हेड पे एक और एलिवेशन पॉइंट है, क्योंकि टीम स्पॉन ऑपोजिट है, सो उनकी लेफ्ट हैंड साइड, उनकी राइट हैंड साइड, इस तरीके से थोड़ा चेंजेस होते हैं। सो ये जहाँ पर एलिवेशन पॉइंट है उनका भी एलिवेशन पॉइंट दिया है, बट डिफरेंट एसेट्स का यूज़ करके दिया है, ताकि थोड़ा सा एक चेंज मिले लेवल को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना मोस्टली नया बंदा क्या करेगा भाई, यहाँ पे कुछ ऐसे बनाते हैं, इधर कुछ बनाता है, इधर कुछ बनाता है, ये बन गया बेस ए, अब बेस बी है, अब बेस जो बी होगा उसके अंदर भी सारा कुछ सेम रखना ही पड़ना है हमें, ठीक है, सारा कुछ सेम इधर भी रख देते हैं और बस। अब बंदा इधर स्पॉन हो रहा है, इधर स्पॉन हो रहा है, उसको कुछ चेंज नहीं मिल रहा, मोस्टली सारा कुछ सेम है यार, भले ही एसेट चेंज कर दो बट सब कुछ सेम है, सब कुछ हल्का फुल्का यार, लॉट ऑफ लाइक सब कुछ सेम सा है, कुछ इतनी वेराइटी मिल नहीं रही। और वैरायटी देखनी है ना, सबसे बेस्ट गेम जो डिस्क्राइब करती है ना वैरायटी जो चाहिए होती है, वैलोरेंट। वैलोरेंट बड़ों ने खेली है ना, सब लोग खेलते ही हैं, इतनी फेमस गेम। अब वो गेम ने सबसे ज़्यादा इजीली ये चीज़ डिस्क्राइब की है कि ए साइड, बी साइड, समटाइम्स सी साइड, तीनों साइड्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट, आपको कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा, यूनिक गेम प्ले मिलेगा, यूनिक फील मिलेगी। काम एट द एंड हर जगह का सेम ही है, वही आओ प्लांट करो, डिफ्यूज़ करो, सब कुछ काम सेम है, सेम CSGO वाला सीन। बट उन्होंने क्या चेंज कर दी, CSGO बहुत बेसिक रखी, क्योंकि ना जैसे नॉर्मल शूटिंग है तो बहुत सारी आनी शुरू हुई। इन्होंने क्या चीज़, पहले ना फोर्टनाइट ने क्या किया, PUBG देखी, ओके ऐसे ऐसे शूटिंग गेम है, CSGO वगैरह बहुत पॉपुलर है तो ऐसा कुछ बनाते हैं। उन्होंने अपना एक यूनिक एलिमेंट ऐड किया बिल्डिंग और एडिटिंग वगैरह का, ठीक है, वो क्राफ्टिंग सिस्टम उन्होंने ऐड कर दिया, जो कि एक्चुअली में बूम किया, बट अभी थोड़ा डिक्लाइन पे चल रहा है फोर्टनाइट अकॉर्डिंग टू मी। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट फील लाइक वो वाइब जो पहले थी अब है, पर चलो उसके ऊपर कभी और बात करने करेंगे। अब ये हमारे पास जो सारा कुछ काम सेम है, बट वैलोरेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर सिस्टम ऐड कर दिया, एबिलिटीज ऐड कर दी, वो भी सेम एबिलिटीज नहीं, नए करेक्टर की नई एबिलिटीज, जो कि गेम के अंदर ना हल्का सा भी कुछ चेंज आता है ना पैचेस में, गेम प्ले बिल्कुल चेंज हो जाता है, ये गेम की फील चेंज हो जाती है, एंड दैट इज़ एक्चुअली फन। क्योंकि ना गेम डिज़ाइनर को ना एक ये चीज़ समझनी पड़ती है कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एक ह्यूमन ब्रेन की साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। क्योंकि ना हमारा ब्रेन ना बहुत जल्दी बोर हो जाता है, हम लोग असल में, हम ह्यूमंस है ही ऐसे, बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाते हैं। तो हमको वो चेंजेस, वो एक्साइटमेंट रखनी पड़ती है गेम में, कि गेम लॉन्ग लास्टिंग रहे, लोग उसको बार बार आकर खेलें। तो अब इसके बारे में भी हम डिटेल में कभी और बात करेंगे। तो ये अपना काम होता है, बेसिक बेसिक काम जो गेम डिज़ाइनर करता है, बट ये बहुत इजी भी नहीं है। डिसीजन मेकिंग, अब इसी के अंदर आप देख सकते हो राइटिंग सेक्शन भी सारा गेम डिज़ाइनिंग में आ गया है, डिज़ाइनर तो है ही, और ये दोनों असल में गेम डेवलपमेंट के अंदर भी आते हैं, बट दीज सेक्शन डजंट, क्योंकि ना ये प्रॉपर प्योर आगे डेवलपर साइड ऑफ व्यू में, क्योंकि इनका काम है डेवलप करना चीज़ों को। अब और गेम डिज़ाइनर का काम सिर्फ सोचना है। सो अब आपको लगता है मेरे होपफुली प्रॉपरली क्लियर हो गया कि गेम डिज़ाइनर क्या होता है, गेम डेवलपर क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या क्या है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है वगैरह वगैरह। हाँ, अभी आप देखोगे कि मैंने इन सब में तो चलो, जिनके बारे में मेरे को, इनके बारे में तो खैर इतना कुछ था नहीं, नॉलेज है नहीं मेरे को डिज़ाइनिंग छोड़ के, कि राइटिंग, प्रोड्यूसिंग और म्यूज़िक वगैरह कुछ इतना, मतलब राइटिंग के ऊपर मेरा काम चल रहा है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन दैट सेक्शन, बट प्रोड्यूसिंग और म्यूज़िक ये मेरे लेवल नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। सो इनके बारे में तो मैं कुछ डिटेल में आपको रोड मैप वगैरह नहीं दे सकता, बट ये सब मैंने जैसे आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में आइडिया दिया है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप गेम डिज़ाइनर हो ना, इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो, ठीक है। अब आपको प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़रूरी है। प्रोटोटाइपिंग इज़ मस्ट फॉर अ गेम डिज़ाइनर, क्योंकि उसको लेवल्स वगैरह बनाने हैं, आप लेवल डिज़ाइनिंग के लिए और प्रोटोटाइपिंग के लिए इंजन सीखोगे। उसके बाद आप प्रोटोटाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट मैं इंजन कहूँगा अनरियल।
इसके अंदर आपको ब्लूप्रिंट्स मिल जाएंगे जो कि आप इजीली ब्लूप्रिंट्स का यूज़ कर कर कोई भी बेसिक प्रोटोटाइप सिस्टम्स क्रिएट कर सकते हो अपने गेम के लिए, एक आइडिया, एक फील लेने के लिए कि गेम क्या फ़न है भी कि नहीं। ठीक है, उसके लिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो टेस्टिंग है इसके बारे में भी हम कभी और बात करेंगे, गेम की टेस्टिंग की। तो अभी के लिए यही सब देख लेते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स हो तो बता देना, और किसी फील्ड के बारे में जानना है स्पेसिफिकली तो भी कमेंट कर देना, सारे डाउट क्लियर करेंगे। और बीच में मैं सोच रहा हूँ किसी दिन, आने वाले कुछ दिनों में एक लाइव स्ट्रीम करें, और उस पर्टिकुलर लाइव स्ट्रीम के अंदर मे बी, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा मैं बिजी चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक गेम के ऊपर काम चल रहा है थोड़ा। सो जैसे ही उसका एक बेस लेवल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो माइट भी मैं स्ट्रीम करूँ, और देखते हैं फिर कोई भी डाउट्स अगर आपके होंगे सारे तब स्ट्रीम में देखेंगे। फिर मैं गेम वगैरह भी खेलेंगे थोड़ा बहुत, और देखते हैं क्या क्या करना है। चलो, ये था अभी आज का सारा काम। गेम डेवलपमेंट और डिज़ाइन का जो फ़र्क है मेन, वो हमने देख लिया। ऑलराइट, टर्निंग ऑफ।